नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं प्रवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग जो प्रश्न है 50 प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो सारे प्रश्न है काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न आपको बताया जाएगा वो गुजरात सेट में जो दिसंबर 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जितने भी PYQ होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और कहीं भी स्टेट में, कोई भी स्टेट में अगर ये पूछ दिया है वो प्रश्न, तो वो जो है पूछने की संभावना बन जाता है। तो वही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी पेपर 2 का वहाँ जो 50 प्रश्नों का एग्जाम हुआ था वही प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्नों को देखिएगा। हम लोग के पास 50 प्रश्न रहेगा, उसमें आप जो है देखिएगा कि कैसे के प्रश्न हैं, और जो है कुछ कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न बहुत इजी लगेंगे, आपको बहुत सरल होंगे, और कुछ प्रश्न जो है आपको कठिन लगेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा। अगर आप BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पेपर 2 का कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का PGT, TGT, EMRS, UGC नेट का कर रहे हैं, सभी के लिए जो वीडियो है काफ़ी खास होने वाला है। तो आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही हिंदी की जो स्टेट नोटिफिकेशन आया है इस बार, उसका तैयारी की जा रही है। पेपर 2 का क्लास चल रहा है, पेपर 1 का भी क्लास जल्द ही चालू हो जाएगा, कल या परसों से, जिसमें लगभग सभी का करवाया जाएगा। और साथ में BPSC के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया जाएगा। तो साथ साथ सभी चीज़ें चलती रहेगी, और आप लोग जो है चैनल पे बने रहिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा, यही कामना है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हिंदी पेपर 2 प्रश्न पत्र। यहाँ देखिए 50 बहुवैकल्पिक प्रश्न है, तो इसके लिए जो है प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, 4 विकल्प इसमें है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देवनागरी लिपि का जो उद्भव है वो किस लिपि से माना जाता है, आपको प्रश्न पूछा गया है। इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। देवनागरी जो लिपि है इसका उद्भव किस लिपि से माना जाता है, आप जो है इसका जवाब दीजिएगा। आपके समक्ष प्रश्न है। अब देखिए इसमें 4 विकल्प है, तो यहाँ जो भी प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्याकरण के भी 2-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, भाषा से भी मिलेंगे, काव्य शास्त्र के भी मिलेंगे, और हिंदी साहित्य का तो सबसे ज़्यादा प्रश्न होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप स्टेट का करना चाहते हैं तैयारी, BPSC का करना चाहते हैं, तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ है देवनागरी लिपि का जो उद्भव है वो किस लिपि से माना जाता है। तो देखिए देवनागरी लिपि जो है उसका उद्भव जो माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, यानी विकल्प जो A है सही हो जाएगा। अब देखिए लिपि पे आपको जो है ऐसा देखे कि प्रश्न एक भी गलती नहीं हो। तो देवनागरी लिपि से संबंधित जो क्लास है आप वहाँ से देख सकते हैं। जो विकास क्रम है लिपि का वो बेहतरीन तरीके से बताया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो पहला का जो है ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, यानी देवनागरी लिपि जो है उसका उद्भव जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विकल्प जो A है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न सामने है, बुंदेली किस उपभाषा की बोली है। अब देखिए सबसे पहले आपको भाषा क्षेत्र ये जो है आपको जानना होगा कि किस भाषा, हिंदी का जो है किस भाषा से मिलकर बना है, कौन से उपभाषा हैं। तो देखिए हिंदी जो है 18 बोली से मिलकर बना है, जिसको 18 बोली को 5 उपभाषा में बांटा गया है। अब देखिए इसमें आता है बुंदेली। तो बुंदेली जो आता है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। खड़ी बोली, बुंदेली, ये सब जो आता है वो पश्चिमी हिंदी के अंदर आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी आता है। राजस्थानी के अंतर्गत जो मेवाती, मेवाड़ी ये सब आता है, जयपुरी ये सब है। और बिहारी के अंतर्गत जो मगही, मैथिली और भोजपुरी है। तो ये ध्यान देना होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प B हो जाएगा, यानी बुंदेली, बुंदेल क्षेत्र यानी झांसी से संबंधित जो क्षेत्र है वो जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बुंदेली जो है बोली, यानी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत बुंदेली बोली को रखा गया है। तो विकल्प जो B है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न सामने है,
यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति जो है उसमें कौन सा समास है आपको बताना है। तो देखिए समास जब आप कभी पढ़े होंगे तो समास के 6 भेद हुए, तो जिसमें जिसके आगे यथा रहे, आ रहे, अनु रहे या भर रहे, ये सब अगर रहता है तो ये अवयवी भाव हो जाता है, यानी जिसका प्रथम पद प्रधान हो वो ही या अवयव हो, दोनों पद पर जिसमें है प्रथम पद जो है अवयव होता है तो अवयवी भाव हो जाता है। तो विकल्प जो ए है सही हो जाएगा, अवयवी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विसर्देव रासो किसकी रचना है। विसर्देव रासो जो है वो किसकी रचना है आपको बतानी है। तो देखिए विसर्देव रासो जो है आदिकालीन ग्रंथ है और ये जो रचना है वो नरपति नार की रचना है, यानी विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, नरपति नार की रचना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ संदेश रासक कथा का संबंध किस क्षेत्र से है, यानी संदेश रासक जो रचना है अब्दुल रहमान की, वो उसमें जो कथा है तो उसका संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए ये बिल्कुल नया प्रश्न है, आप लोग पढ़े होंगे संदेश रासक की रचनाकार कौन है, वो जो है कितने प्रकर्म में बटा हुआ है ये पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ एकदम बिल्कुल नए तरीका से पूछा हुआ है संदेश रासक की जो कथा है उसका जो संबंध है किस क्षेत्र से है। बिल्कुल नया प्रश्न है, तो ऐसा ही हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल नए नए प्रश्नों से रूबरू करते रहें ताकि आपका जो तैयारी है बेहतर हो सके। तो संदेश रासक का जो कथा है वो गुजरात का जो है क्षेत्र से संबंधित है, गुजरात क्षेत्र से संबंधित है, विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न सामने है जैन रामायण, यानी जैन साहित्य का जो रामायण है पाउम चरियु, तो उसके रचनाकार कौन है। तो पाउम चरियु जो रचना है वो बहुत प्रसिद्ध रचना है, ये जो है स्वयंभू की रचना है, स्वयंभू की रचना है जिसमें रामायण के जो पात्र है राम उसी पे लिखा गया है। तो विकल्प जो ए है सही हो जाएगा, स्वयंभू की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ देसिर बनना सब जग मिठा जो जैसन जब हो अबट्ठा, उक्ति किस भाषा के लिए कही गई है। देखिए हमेशा ये पूछा जाता रहा है कि देसिर बनना सब जग मिठा जो जैसन जब हो अबट्ठा, ये जो है किस कवि की पंक्ति है, हमेशा पूछा जाता रहा है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि किस भाषा के लिए कही गई है। तो यहाँ जो कही गई है वो विद्यापति के द्वारा कही गई है। आइए जो है अपने लोक भाषा को जो है महत्ता को स्थापित करने के लिए कहा है, यानी मैथिली भाषा के लिए कही गई है, यानी मैथिली उनकी लोक भाषा है तो उसी के लिए ये जो है अबहट भाषा में रचना करते हैं जिसमें मैथिली की महत्ता दी जाती है। अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, देसिर बनना सब जग मिठा जो जैसन जब हो अट्ठा विद्यापति की पंक्ति है और ये जो है अबहट की रचना है, लेकिन ये जो है मैथिली भाषा की जो है महत्ता के लिए कही गई है। किस भाषा के लिए कही गई है, तो मैथिली उनकी लोक भाषा है तो उसी के लिए कही गई है, विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा ही देखिए प्रश्न आपके सामने रहेंगे जिसमें आप उलझ सकते हैं, द्विधा में पढ़ सकते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसमें 50 जो प्रश्न है वो बिल्कुल नए प्रश्नों को से रूबरू होगा और कुछ प्रश्न सरल होंगे, कुछ आपको सरल होते हुए कठिन हो जाएगा। अब देखिए आगे पूछा जा रहा है भक्तमाल किसकी रचना है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी के जुबान पे रहता है। तो भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे जो प्रश्न है आप उसको देख सकते हैं। आगे जो है 9वां प्रश्न आपके सामने है जिसमें आपका चर्चा किया गया है कि गऊ घाट स्थान का नाम किस कवि के साथ संबंधित है, यानी गौ घाट जो है वो स्थान जो है किस कवि से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पूछा गया हमेशा जाता था कि गौ घाट किसका निवास स्थान है, लेकिन यहाँ प्रश्न जो है शब्दों में उलझा दिया है कि गौ घाट जो है किससे संबंधित है। तो ये जो है सूरदास से संबंधित है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, सूरदास से संबंधित है। अब देखिए अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम बेहतरीन तरीके से बात करते सारा चीज़ों को। अब देखिए सूरदास की जो भक्ति है वो साख्य भाव की है और ये जो है कृष्ण भक्त कवि हैं। इनकी 3 जो है प्रमुख रचना है।
केशवदास है रीतिकालीन कवि है, जिनकी जो प्रमुख रचना है रामचंद्रिका है। तुलसीदास को आप जानते हैं भक्तिकालीन कवि है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं, इनकी जो भक्ति है दास भाव की है। बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि है, यानी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग जल्द ही डिजिटल बोर्ड पे आएंगे वहाँ हम लोग विस्तार से चीज़ों को देखेंगे, बातें करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपके सामने हैं कि करी कुटीर जीव विस्तार हित बाजमुखी तुलसी भयो किसकी उक्ति है, यानी ये जो उक्ति है वो किसकी उक्ति है आपको बतानी है। तो यहाँ जो उक्ति आपको दिया गया है वो उक्ति जो है नाभादास की उक्ति है, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा, क्योंकि नाभादास जो है राम भक्त कवि थे तो तुलसी की प्रशंसा किया करते थे। तो विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है मृगावती किस कवि की रचना है। अब देखिए मृगावती जो रचना है वो बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो मृगावती जो रचना है कुतुबन की रचना है, विकल्प जो ए है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जायसी मंझन जो है तो इनका भी प्रसिद्ध रचना रहा है। जैसे मंझन का है मधुमालती है, जायसी का है पद्मावत है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न सामने है, राम भक्ति में रसिकोपासना के प्रवर्तक कौन है। ये बिल्कुल नया प्रश्न है। रसिकोपासना के प्रवर्तक कौन है। राम भक्ति में जो बात किया गया है रसिकोपासना का, ये बिल्कुल नया प्रश्न है। आप लोग इसको देखिएगा। तो रसिकोपासना जो है वो रामचरण दास का है, यानी राम भक्ति में रसिकोपासना के जो प्रवर्तक हैं वो रामचरण दास है। अब देखिए रसिकोपासना जो है वो कृष्ण काव्य से आया हुआ है, जिसको राम भक्ति काव्य में रामचरण जो है वो दिखाते हैं। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग के प्रवर्तक कौन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है। तो निर्गुण के जो प्रवर्तक हैं वो कबीर दास को ये मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है, तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। देखिए तुलसीदास की जो प्रमाणिक रचना है वो रामचंद्र शुक्ल ने 12 माना है। उसी में पूछ रहा है कि अंतिम रचना कौन है। तो अंतिम जो रचना है वो हनुमान बाहुक रचना है। आप जब मेरे नोट्स देखिएगा तो शुरू से लेकर अंतिम तक जो है क्रम वाइज दिया हुआ है भक्ति काल में। तो विकल्प ए इसका जो है सही हो जाएगा। हनुमान बाहुक जो है इनकी अंतिम रचना है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। अब देखिए विनय पत्रिका, जानकी मंगल, कवितावली सभी जो है तुलसीदास की रचना है। और तुलसीदास की एक बेहतरीन रचना है, प्रसिद्धि का आधार है रामचरितमानस। तो ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है इनमें से रीतिसिद्ध धारा के कवि कौन हैं। तो ऊपर अभी चर्चा किए हैं कि रीतिसिद्ध धारा के जो कवि हैं वो आपको बिहारी हो जाएंगे, यानी बिहारी दास जो हैं रीतिसिद्ध धारा के कवि हैं। अब देखिए यहाँ जो हैं देव हैं तो बोधा हैं, घनानंद हैं। तो घनानंद और बोधा जो है रीतिमुक्त के हैं और देव जो है रीतिबद्ध हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपके सामने है, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका जो है वो किसकी रचना है। तो जहांगीर जस चंद्रिका जो रचना है वो केशव दास की रचना है, जिसे केशव के नाम से जाना जाता है। तो केशव दास की रचना है। विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सामने है, रीतिकालीन यानी रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए कौन प्रसिद्ध हैं। आप रीतिकाल को जब पढ़े होंगे तो उसमें दर्शाया गया है ऋतु वर्णन के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो कौन हैं। तो ऋतु वर्णन के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो सेनापति हैं, यानी सेनापति की रचना में जो है ऋतु वर्णन बेहतरीन तरीका से किया गया है। तो विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रीतिकाल के किस कवि ने रक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। तो रक्षण ग्रंथ की जो रचना नहीं की है वो किसने नहीं की है। तो देखिए देव हैं, भूषण हैं, मतीराम हैं, ये सब जो है रीतिबद्ध कवि हैं। और रीतिबद्ध कवि जो है रक्षण ग्रंथ की रचना किए हुए हैं, लेकिन जो रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी वो नहीं किए हैं। तो विकल्प जो सी है सही हो जाएगा, यानी बिहारी दास जो है
वो नहीं किए हैं। तो विकल्प सी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है, आप जो है इसको देखिए। 19वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्ग का धीर गंभीर पथिक किसे कहा है? यानी धीर गंभीर पथिक जो कहने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं, तो किस कवि के लिए ये शब्द का जो है प्रयोग करते हैं? तो ये जो है घनानंद के लिए प्रयोग करते हैं कि ब्रज भाषा में ऐसा धीर पथिक गंभीर कभी दूसरा नहीं हुआ। तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त धारा के कवि हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, अमये हराहर मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार, किसकी रचना है? यानी यहाँ जो पंक्ति दी गई है वो पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? बहुत ही बेहतरीन पंक्ति है। तो ये जो है रसरीन की पंक्ति है, रीतिकालीन कवि जो है रसरीन है उनकी पंक्ति है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आगे बढ़ता है, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर जो है वो किनकी रचना है? तो प्रेम सागर जो रचना है बहुत प्रसिद्ध रचना है और ये जो है रघुराज जी की है, यानी विकल्प जो बी है सही हो जाएगा। प्रेम सागर के रचनाकार रघुराज हैं, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस नगर में हुई? अब देखिए हमेशा आपको पूछा जाता रहा है हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है उसका स्थापना कब हुआ था, लेकिन यहाँ पूछा गया हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है उसका स्थापना किस नगर में किया गया है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है प्रयाग के नाम से यानी प्रयाग में किया गया था। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है सामने, शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है? शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो ये जो है बहुत बेहतरीन निबंध है जो बारमुकिन गुम्त का रचना है, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा और ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? कछुआ धर्म जो है बेहतरीन निबंध है, तो कछुआ धर्म जो निबंध है वो किनका है? तो कछुआ धर्म जो निबंध है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध जो है निबंध है, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो रचना है बहुत एक बेहतरीन कहानी है, उसने कहा था। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बेहतरीन रचना है, तो कछुआ धर्म उन्हीं का निबंध है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसय किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसय किसकी आत्मकथा है? तो आत्मकथा में ये जो है पढ़ाया गया है मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है, हिंदी में आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक रचना यानी उपन्यास में किसे मानता है? तो रामचंद्र शुक्ल जो है अंग्रेजी ढंग का जो पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं वो किसे मानते हैं? तो ये जो मानते हैं वो परीक्षा गुरु जो राजा श्रीनिवास दास का है, परीक्षा गुरु उसी को मानते हैं। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, यानी परीक्षा गुरु जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे कहा जा रहा है उर्वशी चंपू का रचनाकार कौन है? अब देखिए सिर्फ उर्वशी देता तो यहाँ दुविधा हो जाता, क्योंकि उर्वशी जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर का है, लेकिन साथ में जो है चंपू लिख दिया है। देखिए प्रश्न इसी तरीका से आपको फंसाता है। अब आप पढ़े रहिएगा उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर को मार दीजिएगा, लेकिन ये आपका क्या है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चंपू पूछ दिया है। तो चंपू जो उर्वशी रचना है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, यानी विकल्प जो ए है सही हो जाएगा। अब देखिए चंपू से मन में आया होगा कि चंपू किसे कहते हैं, तो जो रचना गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई हो उसे चंपू काव्य कहा जाता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका से प्रश्न जो है शब्दों में घुमाता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए आगे ये प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न आपके सामने है, उसने कहा था और बुद्धू का काटा
कि अराबा चंद्रधर शर्मा गुरेरी की तीसरी कहानी कौन सी है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा है। उसने कहा था और बुद्धू का काटा, दोनों रचना है चंद्रधर शर्मा गुरेरी का, लेकिन एक तीसरी रचना भी जो है वो जो है किनकी है, यानी कौन सी रचना है। तो देखिए सुखमय जीवन जो है इनकी रचना है, एक तीसरी कहानी है, यानी इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। दुराईबाजी जो है बंग मेहरा यानी राजेंद्र भारत घोष की है। कानों में कंगना जो है राधिका रमन प्रसाद का है। प्रायश्चित जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये जो है विकल्प भी सही हो जाएगा। सुखमय जीवन जो है वो इनकी तीसरी कहानी है, तो विकल्प जो ये है बी सही हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है हिंदी में समस्या नाटकों की रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है, यानी किसने अपने नाटकों में समस्या को दिखाया है। तो देखिए समस्या नाटकों के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाम आता है, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। इनका जो है सिंदूर का होरी बहुत प्रसिद्ध नाटक है, तो ये जो है समस्या दिखाते हैं अपने नाटकों में, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। नया प्रश्न है, फैंटेसी को अनुभव की आत्मजा किसने ने कहा है। फैंटेसी को अनुभव की आत्मजा किसने कहा है। तो अनुभव की आत्मजा जो फैंटेसी को कहा है वो कहने बारे में मुक्तिबोध जो है आते हैं, यानी मुक्तिबोध ने कहा है, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो ये जो है बिल्कुल नए तरीका का प्रश्न है। तो देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है बिल्कुल नए आपको दिख रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको नए नए प्रश्नों से रुबारू करते रहें, आपकी तैयारी बेहतर होता रहे। अब देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो कामायनी में जो सर्गों की संख्या है, कामायनी में जो सर्ग हैं वो 15 है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। अब देखिए कामायनी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिसमें 15 सर्ग है। पहला सर्ग जो है चिंता है, अंतिम सर्ग जो है आशा है, आनंद है। तो चिंता से लेकर आनंद तक जाता है, कामायनी जो है रचना है, जिसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न आपके सामने है। यहाँ देखिए पूछा गया है कि सादगी, असलियत और जोश को कविता का मुख्य लक्षण किस आधुनिक आलोचक ने माना है। यानी ये जो मानने वाले हैं वो कौन आलोचक हैं आपको बताना है, जो सादगी, असलियत और जोश को कविता का मुख्य लक्षण मानते हैं। तो ऐसा मानने वाले जो आलोचक हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीका के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे नए प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं और मेरा यही लक्ष्य है कि आप लोग नए प्रश्नों से रुबारू हो सकें। अब देखिए यहाँ कहा गया है वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत किस आलोचक का है। देखिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत जो है किस आलोचक का है आपको बताना है। तो ये जो है वस्तुनिष्ठ समीकरण जो है टी.एस. इलियट का है, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। टी.एस. इलियट का जो है वस्तुनिष्ठ समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, कबीर के आलोचक पुस्तक किसकी रचना है। कबीर के आलोचक किसकी पुस्तक है। तो कबीर के जो आलोचक पुस्तक है उसके रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर हैं। धर्मवीर भारती नहीं, ये डॉक्टर धर्मवीर है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, छायावाद का पतन किस आलोचक की रचना है। तो छायावाद का जो पतन है वो रचना जो है किसकी है। तो ये जो रचना है डॉक्टर देवराज का है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है कार्यक्रम के अनुसार। तो इसके लिए आपको जो है जब तक आप देखिएगा नहीं, यानी उसका जब आप डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगा, जन्म तिथि नहीं पता होगा, जन्म वर्ष नहीं पता होगा, तब तक ऐसे को नहीं आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको जन्म याद करना होगा, जो कि बीपीएससी में बहुत कम प्रश्न इस तरीका के पूछे जाते हैं, एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए अंदर से प्रश्न पूछा गया है। तो अगर आप इसको सही से देखिएगा तो सबसे पहले सरहप्पा आएंगे, उसके बाद सोमप्रभु सूरी हैं, उसके बाद गोरखनाथ हैं और अंत में कबीर हैं। तो विकल्प जो ए है सही हो जाएगा। सरहप्पा को जो है प्रथम कवि माना गया है, कोई कोई जो है विद्वान मानते हैं, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कार्यक्रम की दृष्टि से जो है सजाना है कि कौन सी रचना पहले आएगा। तो जो पहले आने वाली रचना है, तो जब तक इसका प्रकाशन आपको पता नहीं होगा
तब तक ये आप नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको पता है कि महादेवी वर्मा की यामा है, उससे पहले जो है साकेत आता है। तो साकेत जो है 1900 जो आता है रचना 1931-32 में आता है। तो ये जो है विकल्प बी सही हो जाएगा। साकेत बाद के बाद 1933 में रहर आता है, यामा आता है, उसके बाद बाबरा अबेरे ही है। तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित वादों का संगत क्रम बताइए। अब देखिए ऐसा जो प्रयोग किया जाता है तो ऐसे में आप जब देखिएगा तो जब तक आपको सीरियल से पता नहीं होगा कि कौन से वाद के बाद कौन से वाद आएंगे तब तक आप नहीं बता सकते हैं। तो देखिए इसका जो सबसे पहले आएगा छायावाद, क्योंकि छायावाद से पहले प्रगतिवाद नहीं आ सकता है। उसके बाद आता है हारावाद। हारावाद जो है प्रगतिवाद के ठीक पहले जो है हरिवंश राय बच्चन की जब रचना आता है हारावाद का, तो ये जो है विकल्प डी जो है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रगतिवाद, उसके बाद आता है नकेनवाद। तो विकल्प डी इसका जो है सही माना गया है आयोग के द्वारा। तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कामायनी के सर्गों का संगत जो है अनुक्रम बताइए। तो जो है आपको बताना है कि इसका जो है सही कौन सा होगा। तो देखिए सही आप देखना है तो सबसे पहले तो चिंता से स्टार्ट होता है। तो चिंता सबसे पहले तो आएगा। तो चिंता आशा श्रद्धा काम कर्म संघर्ष आनंद। तो ये देखिए बिल्कुल सही, आनंद अंतिम है और चिंता पहले है, तो ये सही है। अब देखिए संघर्ष के पहले कर्म आनंद आता है, उसके बाद संघर्ष ईर्ष्या ये सब आता है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका 40वां प्रश्न कह रहा है प्रेमचंद के उपन्यासों जो है संगत जो है क्रम बताइए। तो संगत क्रम आपको जब देखना होगा तो इसका प्रकाशन देखना है। तो सबसे पहले सेवा सदन आएगा, गबन आएगा, उसके बाद आएगा रंगभूमि, उसके बाद आएगा कर्मभूमि। तो विकल्प जो बी है सही हो जाएगा। आयोग के द्वारा बी ही माना गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नाटकों का उचित जो क्रम है वो देखना है। तो नाटक का भी यही है, जब तक आपको पता नहीं होगा तो इसके लिए जो है अंदर से प्रश्न है। तो इस तरीका के प्रश्न बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। सज्जाद शंबुल, नीलदेवी, रक्षाबंधन, आधे अधूरे, ये जो है सही क्रम है। विकल्प ए सही हो जाएगा। स्त्रोत की दृष्टि से शब्दों का जो संगत वर्ग है वो कौन होगा। संगत जो वर्ग है वो कौन होगा। तो स्त्रोत की दृष्टि से जो है वो आपको बताया गया है। तो ये जो है बिल्कुल नए प्रश्न है, जिसको माना है बटन, गुंडा, अलमारी और काजू। ये जो है सही आंसर माना है। स्रोत की दृष्टि से जो है शब्दों का संगत वर्ग कौन सा है। ये बिल्कुल नया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको नहीं पूछेंगे, ये उठपटांग प्रश्न है। तो विकल्प डी इसका सही माना है। आगे आपसे पूछा जा रहा है विधा की दृष्टि से कवियों का जो संगत है वर्ग कौन सा होगा। विधा की दृष्टि से ये सही तरीका नहीं है पूछने का, लेकिन जब आया है तो पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पूछा गया है तो देखिए कि इसमें जो आंसर माना है विधा की दृष्टि से, तो कबीर जो है उसके बाद सूर्य को दिया है, उसके बाद मीरा को दिया है, उसके बाद महादेवी वर्मा को दिया है, यानी विकास क्रम दिया है। तो कबीर का जो है उलटबासी है, उसके बाद सूरदास है जो कृष्ण भक्त सहारा के कवि हैं, उसके बाद मीराबाई हैं, उसके बाद महादेवी वर्मा है। तो विकल्प भी इसका सही माना है। तो ये जो कुछ कुछ प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिल रहे होंगे नए तरीका से। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त रचनाकार हैं उनका जो है क्रम क्या है। देखिए आपको हमेशा देखने को मिला होगा कि किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब यहाँ क्रम पूछ दिया है, तो क्रम सबसे पहले पूछेगा तो सुमित्रानंद पंत को सबसे पहले मिला है। तो जिस आंख बंद करके पंत को मिला है, जिसमें है पंत, लगा दीजिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे पहले किसको मिला है, सुमित्रानंद पंत को, उसके बाद मिला है अज्ञेय को। ये जो है क्रम सही नहीं दिया है। अब देखिए इसका जो आयोग सही माना है वो दिनकर को माना है। तो यहाँ दिनकर जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले सुमित्रानंद पंत को मिलता है, उसके बाद दिनकर को मिलता है, उसके बाद अज्ञेय को मिलता है, उसके बाद महादेवी वर्मा को मिलता है। तो ये क्रम जो है सही नहीं है, इसका आंसर जो है गलत है, कोई विकल्प में सही नहीं है। क्योंकि आपको पता है सुमित्रानंद पंत को 1968 में मिलता है, रामधारी सिंह दिनकर को 72 में मिलता है, और उसके बाद 78 में अज्ञेय को मिलता है, और 82 में जो मिलता है महादेवी वर्मा को मिलता है। तो ये क्रम ही सही नहीं है। तो विकल्प जो
सी है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्रम से अगर रहेगा तो ये नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि संगत वर्ग यानी जिसमें सभी को मिला हुआ है, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, निर्मल। अब देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला, धर्मवीर भारती, तो ये तो गलत हो गया। निराला को नहीं मिला, तो ये भी गलत हो गया। इसका तरीका कुछ और कह रहा था, हमको लगा कि क्रमवाही सजाने के लिए कह रहा है, तो ये सही नहीं है। आयोग जो है बिल्कुल सही माप। देखिए इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, 3 को नहीं मिला है, तो विकल्प सी होगा। दिनकर, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत और गे, चारों को मिला है और यही संगत खोज रहा था, क्रमवाही सजाना नहीं है, तो विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रचनाकार की दृष्टि से संगत क्रम बताइए, यानी रचना की दृष्टि से जो संगत क्रम है उसको बताना है। तो सबसे पहले चित्राधार होगा, झरना होगा, आंसू होगा, रहर होगा, तो ये विकल्प जो ए है सही हो जाएगा। आगे है बोरियों और बोरी वर्गों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सुमेलित जो करना है उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि सुमेलित जो करेंगे तो कौन सी रचना जो है यानी कौन सी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी। तो देखिए मेवाती जो है वो कहाँ आएगी, तो मेवाती जो है राजस्थानी का है, बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी का है, गढ़वाली जो है पहाड़ी का है, उसके बाद बघेली जो है पूर्वी हिंदी का है। तो इसका जो सही क्रम देखिएगा तो विकल्प जो सी है सही हो जाएगा, तो विकल्प सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रचनाकारों को जो है सुमेलित करना है, उसकी माँ गुखरू दुखवा मैं कासे कहूँ, तो ये जो है रचना है और रचनाकारों को सुमेलित करना है। तो देखिए इसका जो सुमेलित करना है बिल्कुल नए नए जो है तरीका से दिए गए हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा मुगलों से सल्तनत बख्शती, ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। आगे है उसकी माँ, तो पांडे वेचन शर्मा उगरी की रचना है। दुखवा मैं कासे कहो, दुखवा मैं कासे कहूँ, ये जो रचना है चतुर्सेन शास्त्री का है। गोखुरु, ये जो रचना है वो उपेंद्र नाथ अस्क का है। तो विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा, यानी 47 का विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, रचनाओं और विधाओं को सुमेलित कीजिए, यानी कौन सी रचना कौन सी विधा की है ये आपको सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ विधा जो पूछा गया है तो एक एक चीज़ों को आप जब तक देखिएगा तो उस चिड़िया का नाम उपन्यास है। उसके बाद आपको कहा गया है कि इसको जो है विधा पहचानना है। तो परिणय की छाया जो है कविता है। कबीरा खड़ा बाजार में, ये तो आप सभी को पढ़े हैं, ये नाटक है। गूंगे जो है ये क्या है, तो ये जो है एकांकी है। तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रचनाकारों और उनके कार्य को जो है सुमेलित करना है, यानी कौन सी रचना जो है रचनाकार जो है किस समय के हैं। तो देखिए हेमचंद्र का जब भी नाम आएगा तो सबसे पहले ये हंसते हुए आएंगे, यानी आदिकाल के साथ। बाल मुकुंद गुप्त, तो बाल मुकुंद गुप्त का जब भी नाम आएगा तो किसके साथ जाएगा, तो ये आएंगे त्रिवेदी युग के साथ। उसके बाद आता है अंबिका दत्त व्यास, तो अंबिका दत्त व्यास जो आएंगे वो आएंगे भारतेंदु युग के साथ। बनारसी दास जो आएंगे उनका जो संसार है रचना संसार वो आपको चले जाएंगे भक्तिकार के साथ। तो ये जो रचना है ये आप सही से देखिएगा तो सुमेलित हो चुका है और इसका जो सही आंसर है वो यानी विकल्प डी जो है सही होगा। चलते हैं इस वीडियो का अंतिम और 50वां प्रश्न देखते हैं। सामने है प्रश्न, साहित्यकारों को उनकी उक्तियों यानी पंक्तियों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए ऊपर कहा जा रहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो ये जो कहा गया है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। हिंदी का शेरी हिंदी में आता रह गया, ये जो है किनकी है, तो ये जो है नंदुरारे वाजपेयी की है। उसके बाद बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, तो रामचंद्र शुक्ल हैं। जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोल्हू है, तो ये जो कहा गया है ये प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है यानी विकल्प जब देखिएगा तो विकल्प सी जो है इसका सही हो जाएगा।
तो आज मैंने आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराया और हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपको जो है तैयारी में मार्गदर्शन करेगा। तो इसी तरह हम जो है प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते रहेंगे और आपको जो है नए प्रश्नों से रूबरू करते रहेंगे। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे बने रहिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा और साथ ही हिंदी जंक्शन पे जो है बिहार स्टेट हिंदी का पेपर 1 पेपर 2 दोनों और बीपीएससी 4.0 का संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें 4.0 का लगभग लेक्चर हो चुका है। प्रैक्टिस सेट भी 32 हो गया है, कुछ और प्रैक्टिस सेट होगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को बीच बीच में लाते रहेंगे। और अभी जो है स्टेट पे ज़्यादा फोकस है, तो पेपर 2 का जो है रेगुलर क्लास चल रहा है और बीच बीच में जो है पेपर 1 का भी क्लास चलता रहेगा। तो ये महीना में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका 95% तैयारी हो जाए स्टेट का, उसके बाद जो बचेगा तो अक्टूबर में हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त हो तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से और ए स्टेट के किसी भी पेपर के लिए 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से पीडीएफ आपको प्रैक्टिस सेट नोट्स प्रीवियस सेट करवा देंगे, जिसको आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका लगभग 95% तैयारी हो जाएगा। तो हिंदी जंक्शन से चैनल से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।